studied about Indian knowledge system, whereby we studied about management lessons from Ramayana. The topic for today's lecture is management lessons from Mahabharata. हमने बहुत बार contextually ये सुना भी है, मैनेजमेंट, भगवत गीता, महाभारत. तो लेट्स नॉट डिस्कस हियर. आप वीडियो पे जाइए और तुरंत ही देखिए कि कैसे मैनेजमेंट लेसन्स दिए गए हैं थ्रू द एपिक महाभारत. एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी बुक, एक ऐसी एपिक जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स सुने हैं. कभी कभी हमने टीवी सीरीज में भी सेम एज रामायण हमने देखा भी है. अब हर किसी का उसका एक इंटरप्रिटेशन होता है. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट, अ वेरिड पर्सपेक्टिव ऑफ रीडिंग महाभारत. हियर हम जो महाभारत का पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं वो है एक मैनेजमेंट की दृष्टि से. जिस तरह हमने रामायण में भी मैनेजमेंट की दृष्टि से पढ़ा था, उसी प्रकार से हम यहां भी उसी मैनेजमेंट की दृष्टि से महाभारत को पढ़ रहे हैं. We all know this story revolves around single family, and that family is of Kuru वंश, the Kuru dynasty. और कुरु डायनेस्टी के अंदर आते हैं द कौरवास एंड द पांडवास. लेट्स टेक अ डीप नॉलेज ऑफ महाभारत के अंदर से पढ़े जाने वाले मैनेजमेंट के लेसन्स. द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वी लर्न फ्रॉम महाभारत इज टाइम मैनेजमेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, समझिए, जब कौरव और पांडवों के बीच में पासों का खेल हुआ और जब वो पासे खेले गए एंड शकुनी he outsmarted everybody and he just claimed to be the winner और उसने दुर्योधन को जिता दिया, तो उस वक्त हालात क्या हुए कि पांडवास जिनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उन्हें हारना पड़ा. They had to give up everything they had. उसमें उन्होंने जो जो गंवाया, उसके बाद में उन्हें ये कहा गया, जाइए 12 सालों के लिए वनवास चले जाइए, और इन 12 सालों में अगर हमने आपको पकड़ लिया तो और 12 साल के लिए आपको वनवास होगा. ऐसा एक क्लॉज रखा गया था. लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट क्लॉज, बट लेट्स फोकस ऑन दिस 12 years टाइम. और जैसे ही ये 12 साल खत्म होंगे, हम तुरंत ही युद्ध करेंगे और अपने अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे. ये बात वहां पर डिक्लेयर हो गई थी. What did Kauravas do for this 12 years? They just sat and enjoyed. Why? Because उनको ये पता था कि इन 12 सालों में पांडवों के साथ क्या क्या होगा, या फिर वो भी ये ट्राई कर रहे थे कि पांडव को ढूंढ के कहीं ना कहीं से मरवा दिया जाए, या कुछ ना कुछ पांडवास के साथ ऐसा हो जाए कि वो वापस आ ही ना पाए. ऐसे हालात में पांडवों ने क्या किया, उन्होंने इन 12 सालों का जो टाइम था उसका बहुत सही से मैनेजमेंट किया एंड दे स्टार्टेड अर्निंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स, जिसको दिव्यास्त्र बोला जाता है. जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन टुक अप पेनेंस, मतलब उसने पहले तो अंदर से अपने आध्यात्म को जागृत करने का प्रयत्न शुरू किया. देन ही वेंट आउट फॉर आर्चरी, और आर्चरी के अंदर उन्होंने अपने गॉड को खुश करके उन्हें मिला दिव्यास्त्र, और ये सारे दिव्यास्त्र लेकर वो लोग युद्ध के लिए रेडी हुए. तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट टीचेस यू कि भैया जब समय मिलता है, व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो बेटर you manage yourself, मतलब you organize yourself, you plan things, you direct things, and then you do things, you implement your plans. Time interval, ये 12 साल का उन्होंने अगर नेगेटिवली लिया होता तो they could not have won the battle of महाभारत. वो जीते इसीलिए क्योंकि उन्होंने इन 12 सालों में पहले तो अच्छे काम किए, और दूसरा अपनी शक्तियों पर, अपने ज्ञान पर उन्होंने फोकस किया. They just added up on their own abilities which made them a higher efficient personality. भीम ने भी अपने ज्ञान में, अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करी, युधिष्ठिर ने अपने धर्म में बढ़ोतरी करी. इस प्रकार से हर एक पांडव कुछ ना कुछ नया सीखा, या उसने कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंट करना जाना. इन 12 सालों में पांडवास ने क्या किया, उन्होंने अपनी शक्तियों पर कॉन्सेंट्रेट किया और उन्हीं शक्तियों को एनहेंस करने के डिफरेंट तरीके ढूंढे, एंड दे देन अप्लाइड देयर नॉलेज एंड देयर एफिशिएंसीज इन द वॉर, ड्यू टू व्हिच दे कुड विन द वॉर अगेंस्ट द डेंजरस कॉम्पिटिटर्स. So here, if you want to underline the important points, so the points will be utilizing your time
in most productive way, then easily upgrade skills, perform tasks efficiently and effectively. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यूरिंग द 12-year exile period, Pandavas started upgrading their skills, kept themselves fit for the war, worshipped the gods and many magical weapons, जिसको हम दिव्यास्त्र बोलते हैं, were added to the armory. Second point over here is know your opponents. SWOT analysis. SWOT analysis. S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities and T stands for your threats. यहाँ पे अगर मैं बिजनेस की भी बात करूं, अगर मैं मैनेजमेंट की भी बात करूं, तो हर मैनेजर को SWOT एनालिसिस करना ही पड़ता है. See, if we know कि somebody is scoring good in this, ये सब्जेक्ट उसका एक स्ट्रेंथ है, तो हम क्या करते हैं, जिसमें उसका स्ट्रेंथ नहीं है उसे हमारा स्ट्रेंथ बनाने का ट्राई करते हैं. और वही पांडवों ने किया. अब जैसे कि यहां पे आप देखिए, तो इट्स रिटन ओवर हियर, knowing the strengths and capabilities is essential. Okay, or also essential to know about the competitors' strengths and weaknesses. You need to always look for opportunities. आपने अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लिया है, and capturing opportunities means to gain success in near future. I know opportunities are also embedded with risks. Risk always pays. We all know this. No pain, no gain. है ना, ये सब हमको पता है. मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बार बोलते हैं, हमने यहाँ वहाँ अपनी टी शर्ट्स पे भी लिखा हुआ पड़ा है, नो पेन नो गेन. बट इन रियल सेंस नोइंग द रिस्क्स, एंड उससे भी भयंकर ये बात होती है कि जब आपको पता है रिस्क क्या है और उस रिस्क से आपको गुजरना ही पड़ता है, तो उस रिस्क को कैसे टैकल करोगे ये आपको आना चाहिए. और ये अगर आपको आता है, दैट मीन्स यू हैव डन अ गुड अमाउंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल महाभारत का दिया हुआ है, एंड दैट इज गुरु द्रोणाचार्य वॉज इनविंसिबल. उन्हें हराना बहुत मुश्किल था. तो वहां पे हुआ क्या कि गुरु द्रोणाचार्य की एक वीकनेस थी, एंड दैट वीकनेस वॉज हिज ओन सन अश्वत्थामा. कृष्णा gave them this beautiful advice of just declaring कि अश्वत्थामा मारा गया है, to know the reaction of the guru. अब क्या हुआ, भीम जो थे, भीम ने जाकर अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया, and then he declared this like a war cry कि अश्वत्थामा हतः, मतलब अश्वत्थामा मारा गया. अब ये आवाज जब कृष्ण तक पड़ी तो कृष्ण ने क्या कर दिया, he used his sense and he just blew his conch. उन्होंने अपना शंख बजाया और ये डिक्लेयर किया कि सामने की टीम का एक योद्धा मारा गया है. अब ये उनकी पॉलिटिकल सेंस है. क्या हुआ इसका एंड रिजल्ट वाज दैट द्रोणाचार्य, जिनका वीकनेस ही उनका बेटा था, मतलब जो लव, जो मोह जिसे हम बोलते हैं, वो मोह के कारण द्रोणाचार्य वाज इन अ वेरी डीप ग्रीफ एंड ही ड्रॉप डाउन हिज बो, जिसके कारण दुख के कारण उन्होंने अपने धनुष का त्याग कर दिया. एंड ही सेट डाउन इन द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, इन द बैटलफील्ड, he sat down and started meditating. And the same moment, Drishtadyumna, who was brother of Draupadi, he just came in and beheaded Guru Dronacharya. This is how you should know about कि भाई किसी की weakness क्या है, किसी की मतलब you should not do this politics in your life. But when you know your opponent very well, it becomes a very good manner of fighting. है ना, एक दूसरे के बारे में जान लेने के बाद अगर फाइट में उतरते हैं तो एक बढ़िया युद्ध, जिसे हम बोलते हैं नेल बाइटिंग थ्रिलर, बन जाता है. द थर्ड पॉइंट ओवर हियर इज डोंट शो ऑल योर कार्ड्स एट वंस. ये हमने बहुत बार सुना है, हमने अपने घर में भी सुना है, बेटा हर पत्तों को एक साथ शो नहीं करना, एक अपना खुद का पत्ता अपने पास रखना ही रखना. अब ये पत्ता कैसा था, तो मैं आपको बता दूं कि भीम जो थे, भीम की एक पत्नी हिडिंबा, जो कि खुद एक डेमोनिस थी, शी यूज्ड टू स्टे इन जंगल. वो राक्षसी थी, वो जंगल में रहती थी.
अब वहां भीम को एक बच्चा हुआ था, और वो बच्चा कौन था जिसे आप आज घटोत्कच के नाम से जानते हैं? लॉर्ड कृष्णा ब्यूटिफुली kept this kid hidden until the day when Ghatotkacha was required desperately in the war. तब तक ना और कोई पांडव को भी पता नहीं था कि भाई भीम का पुत्र है जिसका नाम घटोत्कच है। सोचिए, मतलब इट्स लाइक व्हेन वी से दिस नो, तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु हमेशा से अपने बच्चों को, मतलब अपने शिष्यों को हर चीज सिखा देता है, बस एक गुरु चाबी वो अपने पास रखता है। Why? Because you should not show all your cards at once. ये घटोत्कच के आने का फायदा क्या हुआ, ये आप सुनिए। कृष्ण ने किस दिन घटोत्कच को फाइट में उठाया? उन्होंने उस दिन घटोत्कच को यूज किया एज अ वेपन फॉर पांडव्स, कि जिस दिन कर्ण ने इंद्र से एक दिव्यास्त्र प्राप्त किया था, और वो दिव्यास्त्र का प्रयोग वो अर्जुन पे ही करने वाला था। दैट वाज डैम श्योर। कृष्ण ने क्या सेंस यूज की कि उन्होंने अर्जुन को बचा लिया एंड सेंट घटोत्कच इन द वॉर। अब घटोत्कच को, सबसे पहले इतना बड़ा राक्षस, उसे देखकर लोग डर गए, और उस राक्षस को देख के हैवोक क्रिएट हो गया इन द बैटलफील्ड। एंड ड्यूरिंग दिस वॉर व्हाट हैपेंड वाज कि कर्ण को अपना जो दिव्यास्त्र था, वो इतने बड़े राक्षस को देख के उन्होंने वो दिव्यास्त्र उसी पे चला दिया। अनफॉर्चुनेटली घटोत्कच डाइड, बट अर्जुन वॉज सेव्ड। तो ये घटोत्कच का कार्ड जिस तरह कृष्ण ने बाद में रिवील किया, वही मैनेजमेंट में भी करना है। सी इफ यू डू दिस नो, अगर आप अपने सीक्रेट्स को रिवील कर भी देते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये आपको खुद समझना है। कैसे? कि अगर हमने हमारा स्पेशल जो टैलेंट है वो किसी के सामने रिवील कर दिया, तो वो टैलेंट की चर्चा होने लगती है, and this charcha can definitely lead you to a lesser important character amongst others. Why? Because आपकी इज्जत कम हो जाती है। पहली बात कि इसके बारे में सब जानते हैं, हमको सब पता है इसके बारे में, और इसको हमें कैसे टैकल करना ये भी हमें आता है। होता क्या है ना कि जो आगे के पॉइंट में हमने स्वॉट एनालिसिस किया ना, वही स्वॉट एनालिसिस फिर लोग हमारा इजीली कर लेते हैं, और हमें मारने की अपॉर्चुनिटी जैसे कि हमने खुद ने क्रिएट कर दी हो, ऐसा लगने लगता है। So here, don't show all your cards at once. And यहाँ पे हम महाभारत का एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? घटोत्कच। He was son of Bhim and Hidimba. He was kept as secret. Ace card, ट्रम्प कार्ड जिसे बोलते हैं ना, हम एंड में डालते हैं, है ना? हमने बहुत बार देखा है, ऐसे मस्त पत्ता डाला एंड पीपल विसल, पीपल विल अप्रिशिएट, अपलॉड कि भाई क्या पत्ता है इसके पास, वाह 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 वाह। अब यहाँ पे घटोत्कच ने कितने लोगों को मारा था, मतलब हाउ मच हैवोक ही क्रिएटेड इन द वॉरफेयर। तो आपको अगर एमसीक्यू की तरह से उसको पढ़ना हो तो उसने कितने लोगों को मारा? उसने मारा पूरी एक अक्षौणी सेना को, उसने मार दिया। अब एक अक्षौणी में 21,000 से ज्यादा रथ के लोग होते हैं, रथी जिनको कहा जाता है, और फिर द नंबर गोज ऑन एंड ऑन। cavalries and even the people on foot also, मतलब जो पैदल सैनिक होते हैं, है ना, हम जिसको प्यादा बोलते हैं, वो पैदल सैनिक। उसके बाद आते हैं घुड़सवार, घुड़सवार हाथी सवारी वाले भी होते हैं। तो ये सब इतने सारे अक्षौणी, एक अक्षौणी सेना को घटोत्कच ने उस एक दिन में खत्म कर दिया। जस्ट थिंक how much destruction that single trump card created, not because he was very strengthful, उसके अंदर पावर ज्यादा था, सिर्फ इतना नहीं था, पर वो जिस दिन उसको रिवील किया गया ना, he created such a surprise element amongst the competitors, amongst the warriors, कि उसे देखकर लोग डरे पहले, और जो डर गया, you know this. Next, fourth point is woman empowerment. See, there are many ways of empowering a woman. There are many processes by which we can empower women. But then, providing equal rights, accepting them, allowing them to participate in decision making processes, ये बहुत important हो जाता है। हमने बहुत बार ये पढ़ा भी है कि कमिटीज में एक वुमन मेंबर है ना, ये वाले सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं, हमने पढ़े हैं।
इनसे होता क्या है, एक वर्क प्लेस एक बेटर वर्क प्लेस बन जाता है. यू गेट डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स, यू गेट डाइवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस, है ना. महाभारत में क्या था, कौरवों की साइड पे सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन को सुना जाता था और उसी के बारे में सोचा जाता था. गांधारी जो दुर्योधन की मां थी, उन्हें कभी सुना ही नहीं गया. बाकी उन्होंने बहुत बार कहा था कि द्रौपदी से पहले तो माफी मांग लो, आफ्टर द चीरहरण हैपेंड, ये कर लो वो कर लो. गांधारी ने बहुत बार कहा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं सुना. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप पांडव के बारे में सोचो तो वहां पे माता कुंती को भी सुना गया, द्रौपदी को भी सुना गया, इवन हिडिंबा जो एक राक्षसी थी, भीम की पत्नी, उन्हें भी सुना गया. सुभद्रा जो अर्जुन की पत्नी और कृष्ण की बहन थी, उन्हें भी सुना गया. और इनका पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग वॉर भी है. अदरवाइज यू नो दिस कि वॉर्स के बीच में स्त्रियों को पहले नहीं जाने दिया जाता था. जबकि यहां पर यू माइट हैव सीन कि इन द नाइट जब ये लोग डिस्कशंस कर रहे थे, जब ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते होते थे दूसरे दिन की, उस टाइम पे द्रौपदी भी वहां होती थी, माता कुंती भी वहां होती थी और सुभद्रा भी वहीं होती थी. दिस शोज कि द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमन इन दिस सोसाइटी इज एज मच एज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन इज. सी, ये संसार है और संसार में जो रथ है उसके दो पहिए है, एक स्त्री एक पुरुष. केवल एक पहिए पे संसार चल सकता नहीं है. तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं वो हम जरा मार्क कर लेते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमन, allowing them to participate in decision making processes. Next, many benefits like diversity, better workplace relationships, better decision making and etc. ठीक है. और एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो ऑन कौरवा साइड गांधारी वॉज नॉट हर्ड, ऑन पांडवास रिलाइड हेविली ऑन देयर वुमन फॉर एडवाइस लाइक कुंती माता, द्रौपदी, हिडिंबा, सुभद्रा. And they were also involved in war strategies, allowing them relevant decision making. ठीक है. The next point over here is aspirate D corps. What is aspirate D corps? It's feeling of oneness. Feeling of oneness. Basically ये प्रिंसिपल एक स्पिरिचुअलिटी वाला प्रिंसिपल भी है. क्यों स्पिरिचुअलिटी वाला? क्योंकि वननेस का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के साथ अपना एक यूनिटी, मतलब एक हार्मनी रखना जरूरी है. अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो एटलीस्ट वी शुड कीप दिस हार्मनी. एंड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन द यूनियन जो हम बना रहे हैं ना, वो ही हमारा स्ट्रेंथ है. हेनरी फ्योल ने भी ये तो कहा है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स. द प्रिंसिपल एम्फसाइजेस अबाउट टीम स्पिरिट, है ना, हमने रामायण में भी पढ़ा था, टीम वर्क. यहां भी वही है. अब प्रॉब्लम कहां था, कौरव भी ज्यादा शक्तिशाली थे एज कंपेयर टू पांडव, पर हारे कहां पे, वो हारे वहां पे जहां पे उनका टीम वर्क नहीं था. जैसे जब भीष्म युद्ध में आए तो उन्होंने पहले ही कहा कि जब तक मैं सेनापति हूं मैं किसी और को सेनापति होने नहीं दूंगा, अंटिल आई डाई. फिर द्रोणाचार्य बने, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा. फिर कर्ण बने, हो क्या रहा था, सेनापति ही बदल जा रहे थे. और ये क्यों? बिकॉज टीम सपोर्ट नहीं कर रही थी अपने लीडर को, या ये कहे कि लीडर टीम से हटकर युद्ध कर रहा था. वहां एक वननेस वाली फीलिंग ही नहीं थी. एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस जुड़ चुका था कि नहीं, हम इसके साथ से नहीं है, हम तो अपनी तरह से ही लड़ रहे हैं, हम हमारे देश के लिए न्याय लेना चाहते हैं. हाँ, ऑब्जेक्टिव अच्छा है आपका कि हम हमारे देश के लिए न्याय लेना चाहते हैं, पर क्या आप एकजुट होकर न्याय लेना चाहते? अगर एकजुट हुए, एकता में जो शक्ति है वो अकेले अकेले युद्ध करने में नहीं है. यू कैन नॉट इंडिविजुअली टेक डाउन अ बिग एम्पायर. जैसे यू नो अबाउट चाणक्य, उन्होंने सिर्फ चंद्रगुप्त के दम पे मौर्य वंश की स्थापना नहीं की, उन्होंने चंद्रगुप्त के पीछे भी बहुत सारे सेना के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया. कैसे? एक एक करके जोड़ते गए, एक एक करके. फाइन, इट माइट टेक टाइम, बट जब वो जुड़ता है, एक सिनर्जी बनती है, तो वो कैसी बनती है कि इट बिकम्स अ वेल डायरेक्टेड टीम विथ सिंगुलर ऑब्जेक्टिव. और फिर क्या हुआ था? धनानंद का पूरा ही तख्त चेंज. एंड चंद्रगुप्त
became the first ruler of Maurya dynasty. वो अगर चाणक्य के टाइम पे हुआ, महाभारत के टाइम पे भी यही हुआ। पांडवों में एकता थी, उनकी सेना में भी एकता थी, कौरवों में वो एकता दिखी नहीं। इसीलिए वो 5 भाई 100 भाइयों के अगेंस्ट जीत गए और बाकी जो 100 भाई थे वो जीत पाए नहीं। रीजन क्या था? स्ट्रेंथ, यूनिटी, वो उनमें नहीं थी। जो लोगों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो उनकी वीकनेस थी। तो लेट्स अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर। द पॉइंट्स आर एस्पिरिट डी कॉर्प्स, which means union itself is a strength, developed by even Henry Fayol. उसके बाद में 5 brothers 1 against 100. कैसे? पांडवास acted as one team which was directed by a single goal. जबकि उसके ऊपर लिखा है भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण fought individual fights on battlefield. और वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी से युद्ध करना चाहते थे, ना कि किसी के बारे में सुनना। ओके, नेक्स्ट इज डोंट अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल। डोंट अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल के अंदर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लाइक अभिमन्यु, वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर एंड अ वॉरियर। लीडर क्यों बोला मैं? उन्होंने कहाँ लीड किया था? उन्होंने लीड तो नहीं किया, लेकिन उनकी जो स्किल थी वो एक लीडरशिप स्किल थी। उनके अंदर लीडर सोल था। उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश ही एक लीडर की तरह किया था। भले छोटा बच्चा था, पर जब युद्ध में उतरा तो उस छोटे बच्चे को देखकर कौरव अपने आप डर गए। रीजन, द वे ही स्टार्टेड फाइटिंग विद हिज स्किल्स। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल कैसे दिया है कि चक्रव्यूह के अंदर जाना सिर्फ अर्जुन को आता था। चक्रव्यूह तोड़ना भी अर्जुन को आता था, क्योंकि उसे गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया हुआ था। पर वो अर्जुन उस दिन फाइट में नहीं थे, वो कहीं और दूसरी फाइट में भी गए थे। तो महाभारत इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इट्स नॉट जस्ट वन स्टोरी, या यू कैन नॉट से कि इसके अंदर एक छोटा सा दृष्टांत है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फाइट्स हो रहे हैं एट द सेम टाइम ऑफ महाभारत बीइंग फॉट। अब ये युद्ध चल रहा है अर्जुन को लेकर, कृष्ण कहीं और बैटलफील्ड पे है, वहां वो लोग लड़ रहे हैं। यहां अभिमन्यु अर्जुन को रिप्लेस करके चक्रव्यूह में घुस चुका है। उसने घुसने का काम तो कर भी दिया, वो चला गया चक्रव्यूह के अंदर, और चक्रव्यूह के अंदर नाउ ही हैज एंटर्ड सच अ स्पॉट फ्रॉम वेयर उन्हें बाहर निकालना इज वेरी रिस्की फॉर अदर पीपल। क्यों? क्योंकि ये चक्रव्यूह को तोड़ना इज नॉट इजी अनलेस एंड अनटिल यू योरसेल्फ आर इन द चक्र। अभिमन्यु ने क्या किया? he started creating destruction amongst the Kaurav army, defeated many great warriors and killed millions of soldiers. Even being the youngest, he proved you should never doubt your own true potential. You can definitely build your potential through your skill enhancements. Do not get demotivated, है ना? ये हमेशा से होता रहा है अपने साथ कि हम कुछ नेगेटिव थोड़ा सा हो जाता है, we become demotivated. ऐसा ही समझो कि जैसे हम वो बल्ब की तरह हो जाते हैं जिसमें अभी भी बल्ब चालू है पर हमें जलना ही नहीं है, फिर उसको ठपकाना पड़ता है। वो ठपकाना इज मोटिवेशन। फैंस के साथ भी ये होता है, कभी कभी बहुत उम्र दराज फैन होते हैं ना, पंखा, तो वो पंखा भी घूमता नहीं है, फिर उसको थोड़ा धक्का देके कंघी से धक्का देना पड़े। टेबल फैन हो तो कंघी से धक्का देना पड़े, या कुछ भी लेकर ऐसे डंडे से पंखे को धक्का मार दिया और पंखा चालू हो जाता है वापस। क्या हुआ था? वो उस समय तक वो अपना मोटिवेशन खो चुका था, उसे अपना पोटेंशियल याद ही नहीं था कि मैं तो इतना घूम सकता हूं। वैसे ही हमें क्या करना है? द मैनेजर शुड एक्ट लाइक अभिमन्यु इवन इफ ही इज अ न्यू मैनेजर। उसे इस तरह से घुसना है कि भाई मुझे ये आता है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग। ओके, सो हियर वी विल अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज start thinking that we don't have much to offer to anybody. We start comparing our skills with others, get demotivated. Here you should understand that every individual is unique. सबके अंदर वो प्रतिभा है, वो भाव है। और फिर हम अंडरलाइन करेंगे
नेवर लेट एनीवन एल्स डिफाइन योर पोटेंशियल। और वहां अभिमन्यु का कॉन्फिडेंस जो है उसे भी आप कर सकते हैं। ही न्यू दैट ही वुड एंड अप लूजिंग हिज लाइफ वंस ही एंटर्ड द चक्रव्यूह, बट स्टिल टुक द रिस्क टू सेव द किंग। Abhimanyu caused significant destruction to the Kauravas army. He proved one should never doubt one's true potential. ये सब एक छोटे बच्चे अभिमन्यु के दृष्टि से बताया क्यों गया है महाभारत में, क्योंकि देखो किसी को अगर मोटिवेट करना हो ना तो उससे कम उम्र वाले व्यक्ति का एग्जाम्पल देके मोटिवेट करना, ये हमारी पुरानी पद्धति है। जैसे आप कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसे ये कहो कि ये छोटा बच्चा कर लेता है, आप अभी भी ये करते हो, उसको तुरंत अंदर से ये फील होगा कि ये छोटा बच्चा करता है तो मुझे तो अच्छा करना चाहिए, बच्चे जैसा थोड़ी ना करूंगा, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूं, है ना। ये चीजें मोटिवेट कर देती है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग। वी हैव स्टडीड दिस इन रामायण ऑल्सो। नेटवर्किंग, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। दुर्योधन के साथ क्या हुआ? दुर्योधन एक अपना ही वैक्यूम क्रिएट करके घूम रहा था जहां वो किसी को एंटर नहीं करने दे रहा था। उसने अपना एक स्पेस क्रिएट कर लिया था वेयर ही स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम एंटरिंग। और कुछ समय के बाद तो ही डिड दिस विथ हिज ओन फ्रेंड कर्ण ऑल्सो। द्रौपदी के चीरहरण के वक्त कर्ण ने ये प्रपोजिशन को ठुकरा दिया था और उन्होंने स्पष्ट रूप में ये बताया था कि ये पाप है, स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। बट दुर्योधन एंड दुशासन स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट। और उसके बाद कर्ण सभा से उठकर चले भी गए थे। तो जब अपना दोस्त ऐसे मौके पे चला जाता है तो फिर दोस्ती के बीच में दीवार खड़ी अपने आप हो जाती है। ऐसा हम बोलते हैं, यहां वहां अपने स्टेटस में दिखा देते हैं, है ना। ये आदत तो बहुत बढ़िया हो गई है हमारी आजकल, मस्त तो चल रहा है सर। दिल टूटा है, क्या करेंगे सर? व्हाट्सएप से पहले डीपी गायब, फिर लास्ट स्टेटस, लास्ट सीन गायब, उसके बाद में हम गायब, फिर मिलेंगे ही नहीं लोगों को, किसी को रिप्लाई नहीं देंगे। ऐसा नेटवर्किंग नहीं बनाना है। सोशल मीडिया जैसा नेटवर्क मत बनाओ कि खाली हैप्पी बर्थडे विश करने तक ही काम रहे। वो बंदा आपको जानना भी चाहिए कि आपने, कौन है आप जिसने उसको विश किया है। वैसी ही बातें यहां महाभारत में लिखी गई है। अर्जुन एंड अदर पांडव्स, वो जो 12 साल का वनवास था ना, उसमें उन्होंने इतना नेटवर्क क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कृष्ण कि वो लोगों का इतना भयंकर नेटवर्क हो गया था कि कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ने पर उनको कोई भी राजा आकर मदद कर देता। और उसके लिए उनको कुछ नहीं लगा, उन्होंने कुछ दिया भी नहीं है। दे जस्ट गिव अ प्रॉमिस कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दिस इज कॉल्ड गारंटी। ये गारंटी, इतनी गारंटी पे तुमको नेटवर्क मिल जाता है। वी ऑल्सो आई हैव रिलेशनशिप्स विच आर लाइक दिस ओनली, जहां पे हम एक दूसरे से जुड़ते ही इसी प्रपोजिशन पे है कि हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेंगे। वी इंडेमनिफाई ईच अदर। यहां अंडरलाइन कर सकते हैं, क्रिएट्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। नोबडी कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन। पॉइंट नंबर 8, इनोवेटिव थिंकिंग। इनोवेटिव थिंकिंग यहां पे कैसा इनोवेटिव की बात है कि देखो, अब जिस तरह हम आज टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में जानते हैं, है ना, ये टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कहना चाहता है आपका ये मटीरियल। एंड इट्स ट्रू ऑल्सो। सी, गिविंग बर्थ टू 100 चाइल्ड ऑलवेज मेक्स अ क्वेश्चन एंड ऑलवेज मेक्स पीपल क्वेश्चन अस कि सर सच में 100 बच्चे कैसे, हाउ? तो वो हाउ का जवाब है कि वो टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी जिसको हम आज इतना एडवांस्ड मानते हैं, वो बरसों पहले भी की गई है। एंड यू सी इट्स रिटन ओवर हियर, Duryodhan was the first test tube baby in this world. There were no laboratories and not even test tubes. तो उस टाइम पे वो टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देना कैसा था? It was done with the help of mud pots. अब mud pots क्यों? क्योंकि they provided required temperature for growth of an embryo. सोचिए, ये उस समय के इन्वेंशन की बात है। इनोवेटिव थिंकिंग उस समय का है। यही चीज हम अगर मैनेजमेंट में ले आए कि जब भी चाहिए हम कुछ ना कुछ इनोवेशन करें, तो वो इनोवेशन हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देने में बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ गुड रिसोर्सेस। सिलेक्शन ऑफ गुड रिसोर्सेस, किस प्रकार के रिसोर्सेस की बात है यहाँ पे? आपको ये स्टोरी पता है, आपको ये स्टोरी पता है और आपने सुनी भी है कि कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ये कहा कि तुम दोनों मुझसे मिलने आ जाना।
मैं आप दोनों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। वाई? बिकॉज आई एम अ रिलेटिव ऑफ योर्स। अब दुर्योधन गए, दुर्योधन कहाँ बैठे? कृष्ण वॉज स्लीपिंग, तो दुर्योधन जाके उनके सिर के सामने बैठ गए कि जैसे कृष्ण आंख खोले मुझे देखे। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन सेट टुवर्ड्स द फीट ऑफ कृष्ण। क्या हुआ? जब कृष्ण उठे तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, व्हेन यू आर स्लीपिंग लाइक दिस, व्हेन यू वेक अप, आंख खुलेगी तो तुम्हें पैर नजर आएंगे। तो सबसे पहले पैर नजर आए, पैरों के पास बैठा कौन था? अर्जुन। और कृष्ण ने ये कहा भी था कि जो सबसे पहले आएगा उसे मैं पहला वरदान मांगने को कहूंगा, मतलब पहला प्रॉमिस रखने को कहूंगा, ऑफर रखने को कहूंगा। क्या हुआ? दुर्योधन एंड अर्जुन आ तो दोनों एक ही साथ गए थे, पर पोजीशन जो वो लोग ने सिलेक्ट की, एक ने फीट की जगह पे बैठना पसंद किया, एक ने सिर की जगह पे बैठना पसंद किया। अब कोई व्यक्ति ऐसा सिर ऊपर करके तो नहीं देखता, उठने के बाद तुरंत हम नीचे अपने पैर जिस तरफ होते वो देखते, क्योंकि हमें उतरना भी होता है बिस्तर से। तो क्या हुआ? कृष्ण सॉ दिस, सबसे पहले अर्जुन को ही देखा, एंड देन ही सेड वेरी सिंपली कि भाई अर्जुन ही सबसे पहला वर मांगेगा, ही विल आस्क फॉर व्हाटएवर हिज आस्क इज। अब अर्जुन ने ये कहा कि हे कृष्ण, आप जो देना चाहते हैं वो दे दीजिए, आपका साथ ही मेरे लिए बहुत है। एंड दुर्योधन ऑन द अदर हैंड, व्हाट ही आस्क्ड फॉर वाज, दुर्योधन ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए, मेरे पास आपके जैसा ही एक क्रिटिकल माइंड है, शकुनी मामा। मुझे चाहिए आपकी सेना जो विजयी है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, ऐसी सेना मुझे दे दो। कृष्ण laughed at this, but then you know how well do you select your resources is how you get to your objectives. अर्जुन ने किसको पसंद किया? कृष्ण को, जो कि उस समय के युग पुरुष थे, उस युग के वो ही पुरुष थे, है ना। तो उनको पसंद कर लेने से क्या हुआ कि सेना भले ही दुर्योधन के पास ही, पर वो सेना को चलाने वाले लीडर्स दुर्योधन थे, दुशासन थे। अब जिनके नाम में ही दुर्योधन और दुशासन है, दुशासन का मतलब जो गलत शासन कर रहा हो, अब जिनके नाम ही ऐसे है उनका काम भी वैसा होगा। लीडर अच्छा होगा तो उसकी टीम अच्छी होगी। अब जहां लीडर ही खुद अकेला कहीं ना कहीं घुस के बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं जाकर वो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, तो टीम भी वैसी ही होगी। यहां अर्जुन को सामने जाकर युद्ध करने की मजा आ रही है, क्यों? क्योंकि उसके आगे बैठे कौन है? भगवान कृष्ण। This is what you should also think while in management, that selecting the right resources is very necessary. What are your resources? It can be anything, your raw materials, living, non-living things, anything. Choosing the right resources. तो यहाँ अंडरलाइन करेंगे, अर्जुन asked Krishna himself as a driver of his chariot. On the other hand, Duryodhan asked for army. When it comes to management, selecting the right resources is necessary. Resources like raw materials, non-living things, living things like employees. The next point is following the learning of management books. Before the beginning of this battle, अर्जुन के बारे में ये सबने सुना है, and here's where we will discuss the birth of Srimad Bhagavad Gita. See, Bhagavad Gita gives you a very good sense of philosophy, a good sense of management, a good sense of business, a good sense of how to survive, how to sustain. ये सब कुछ आपको भगवद गीता में मिल जाएगा। ये सब चीजों का निचोड़ है भगवद गीता। अब यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या लिखा है? लॉर्ड कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अपने ही लोगों को देखकर डर रहे हैं। डर किस बात का है? ये नहीं है कि मैं इनसे हार जाऊंगा, तो उन्हें डर इस बात का था सबसे पहला कि मुझे मारना उनको है जिनकी गोद में मैं बैठ के खेला हूं, लाइक भीष्म पितामह जो उनके दादा थे, लाइक गुरु द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, है ना। एंड एट द एंड ही इवन फेल्ट बैड फॉर दुर्योधन एंड दुशासन ऑल्सो, कि ये तो मेरे भाई हैं, सगे चाचा के बेटे हैं, इनको मैं मारूंगा तो पाप लगेगा, ये होगा। एंड ही स्टार्टेड लूजिंग हिज कॉन्फिडेंस. लॉर्ड कृष्ण gave insight into the reality of life. और ये एक सॉल्यूशन दिया गया टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, श्रीमद् भगवद गीता. और इसी सॉल्यूशन के छोटे छोटे प्रिंसिपल्स ट्रांसलेट करके यहां वहां उसको चेंज करके उसके अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन करके आज बहुत सारी वर्ल्ड की मैनेजमेंट की बुक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं यही प्रिंसिपल्स, सेम प्रिंसिपल्स. The next point is following ethics. Following ethics.
नाउ यू सी, यू नो दिस कि वो जो पासों की गेम हुई थी वो शकुनी ने फिक्स अप कर दिया था, है ना, और उसने वो किया था, जानबूझ के किया था। ही डिड दिस इन विथ इल इंटेंशंस, कि उसे मारना है पांडवों को, या उन्हें हराना है, या उन्हें कुछ ना मिले ऐसी कोई भावना करनी है। ये सब उसने सोच के रखा था शकुनी ने। ये इविल माइंडसेट था। उसी के चलते दुर्योधन जो थे उन्होंने भी इसी प्रकार से गलत रास्तों को अपना लिया था और एथिक्स को वो भूल चुके थे। जबकि व्हेन यू टॉक अबाउट युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हिमसेल्फ वाज कॉल्ड धर्मराज, और धर्मराज का मतलब है, धर्म का मतलब है धारयति इति धर्म, जिसका मतलब है कि जिस प्रकार से उसको धारण करा जाना चाहिए उसी प्रकार से उसको धारण करने वाला या किया जाने वाला। युधिष्ठिर ने क्या किया, जो धर्म है उससे हटना नहीं है, मतलब जो एथिकली जो करेक्ट है उसी को फॉलो करना है। बाकी आप ये भी सोच सकते हैं कि पासों के इस गेम के बाद भीम अगर चाहते तो वहीं की वहीं वो कौरवों को मार देते। क्या स्ट्रेंथ नहीं थी उनके पास? थी, और एंगर भी था उस टाइम पे। तो एंगर एंड स्ट्रेंथ मिल जाती तो भयंकर उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन हो जाता, है ना। पर नहीं, उस समय नहीं मारा। क्यों उस समय नहीं मारा? एथिक्स। युधिष्ठिर स्टॉप्ड हिम। सबने अपने अपने एक वाउज ले लिए, पीपल टुक वाउज। वो पूरी सभा में खाली वचन ही लिए गए, पर वो वचन का पालन पांडवों ने कर दिया, क्योंकि वो एथिकली ही जा रहे थे। तो हियर यू कैन से दिस, Pandavas always followed ethical principles since their birth. They played every game with honesty. Even when they lost everything, they gave it to Kauravas. Even if they lost everything, they gave it to Kauravas. Therefore, हुआ क्या उसके बाद भी वो लोग 12 साल वनवास भुगतने के बाद जिस तरह से वो लोग ने टर्म्स रखी थी, मतलब दुर्योधन ने और शकुनी ने टर्म्स रखी थी कि 12 साल वन में जाओ, फिर युद्ध करना और फिर अपना राज्य ले जाना, पहले यार राज्य लेके फिर युद्ध कर लेंगे। और ये सारी टर्म्स, ये सारी चीजें, एथिक्स, ये दुर्योधन ने ही डिसाइड किए, पर दुर्योधन इसको सुनने तैयार ही नहीं था। जबकि पांडवों ने ये सब सुना, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें महाभारत चाहिए, मतलब तुम्हें अगर युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। एंड द युद्ध टुक प्लेस। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस, दैट द कंपनीज दैट हैड unethical path did not even survive. Then comes commitments. My dear friends, commitment का point बहुत easy है, जिसे आप जानते हैं भीष्म पितामह एंड गुरु द्रोणाचार्य। They were elderly people, they knew what was correct, what was incorrect. उन्होंने भी सभा का विरोध किया था जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन वो सभा से उठ के चले नहीं गए। They could have done anything to stop these kids from doing such evil या डेविलस वर्क इन दिस राज्यसभा। पर हुआ क्या, उन्होंने भी अपनी जो एक लिमिट है उस लिमिट में बंधे रहकर, मतलब जो कमिटमेंट उनकी थी अपने राज्य को लेकर, वो कभी तोड़ पाए नहीं, जिसकी वजह से भीष्म पितामह, जिनका पूरा जीवन बिना कलंक के गुजरा, वो मरे तो तीरों की शैया पर सो के मरना पड़ा। वाई? बिकॉज कमिटमेंट था उनका अपने राज्य के लिए, अपने कुरुवंश के लिए। Dronacharya also fought from the side of Kauravas, even when they knew that they would lose and their lives will also be lost. They knew this from the very beginning of the fight. पर फिर भी, ठीक है, तो remaining loyal to a company, यही कमिटमेंट तो मैनेजमेंट में भी बहुत जरूरी है कि लॉयल टूवर्ड्स योर कस्टमर, है ना, रहना पड़ता है, एंड टूवर्ड्स द कंपनी भी रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोर पीपल मोर वर्क। मोर पीपल मोर वर्क, ये हम यूज करते हैं मार्केटिंग में, पब्लिसिटी के लिए, है ना। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बातें भी हो सकती है और उतने ज्यादा काम भी हो सकते हैं। कौरवस ने क्या किया था, कौरव अपने खुद के विनिंग चांसेस पे ज्यादा डिपेंड करते थे, मतलब इंडिविजुअल स्कोरिंग पे, जबकि पांडवास एक इक्विटेबल स्कोरिंग पे विश्वास रखते थे कि हर यूनिट अगर छोटा छोटा है कोई बात नहीं, छोटा छोटा यूनिट अगर कंसोलिडेट होके एक साथ अपना प्रॉफिट जोड़ दे तो बड़े यूनिट को आराम से वो हरा सकता है। पांडवास ने वही किया। उनकी खुद की तो सेना ही नहीं थी ना, वो तो हार चुके थे अपने सब कुछ। वो फाइट में जब उतरे तो खाली अपने इंडिविजुअल पावर्स को लेकर उतरे थे, पर उन पावर्स के साथ जुड़े क्या, लोग जुड़े, जो हमने आगे देखा।
वो 12 साल में उन्होंने टाइम मैनेज किया, लोगों को लाए, ह्यूमन रिसोर्सेस बिल्डअप किए। ये ह्यूमन रिसोर्स ने उनकी साइज ऑफ आर्मी बढ़ा दी, एंड ड्यू टू विच दे कुड फाइट द कौरवास। नेक्स्ट, डिप्लोमेसी। यहां पे अंडरलाइन करेंगे मोर पीपल मोर वर्क के अंदर। Pandavas understood the importance of human resources, tried to increase the size of their armies as much as possible. Okay, next, diplomacy. अब डिप्लोमेसी में मैं फिर से पूरा एग्जाम्पल नहीं बोलूंगा, ऊपर द्रोणाचार्य की डेथ कैसे हुई थी वो एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया कि भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया था, एंड ही डिक्लेयर्ड कि अश्वत्थामा हता। अब डिप्लोमेसी कहां आती है? तो यहां आती है कि हाथी जो मरा उसका नाम अश्वत्थामा था, और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। हाथी के सिर पे गदा मारने से हाथी मर गया, और भीम ने कृष्ण के कहने पर यह घोषणा की, और कृष्ण ने शंख भी बजा दिया। किसी पे विश्वास नहीं था द्रोणाचार्य को, तो ही जस्ट केम टू युधिष्ठिर एंड आस्क्ड कि हे युधिष्ठिर, क्या सच में अश्वत्थामा मर चुका है? अब इसे कहते हैं डिलेमा, धर्म संकट, कि जहां युधिष्ठिर, जिन्हें कहा जाता धर्मराज है, वो झूठ भी नहीं बोल सकते, पर अगर सत्य बोल दिया तो द्रोणाचार्य मरेंगे भी नहीं। तो यहां युधिष्ठिर एक शब्द बोलते हैं जिसे संस्कृत में कहा जाता है नरोवा कुंजरोवा, मतलब अश्वत्थामा हतः ये मैं जानता हूं, पर क्या वो हाथी है या व्यक्ति है ये मैं नहीं जानता, पर अश्वत्थामा मारा जा चुका है। आप सुनिए, फोकस क्या किया? हाथी मरा या व्यक्ति ये मैं नहीं जानता, पर अश्वत्थामा मारा गया है। अब अगर मैं किसी को जाकर इस तरह से एक्सप्रेसिव वे में किसी के सामने प्रेजेंट करूं, तो वो सामने वाला बंदा यही सोचेगा कि मेरे साथ जो लगाव वाली चीज है वही गई है, पर ये बोल नहीं रहा क्योंकि मुझे उस चीज से बहुत लगाव। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। ये डिप्लोमेसी का यूज हुआ, और द्रोणाचार्य वाज बीहेडेड, ही वाज किल्ड बाय धृष्टद्युम्न इन द बैटलफील्ड, क्योंकि द्रोणाचार्य इसी तरह से एक्सप्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक्स आजकल यूज होती है। आप लोग बहुत सारी एड्स देखते हैं, बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज होती है। उन स्ट्रेटेजीज के अंदर भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से अलग अलग पब्लिक को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने वाली एड्स ऐसे ही बनती है। जो चीज उनको सबसे ज्यादा पसंद हो उसी चीज को टैग करना, उसे ही कहते हैं हम डिप्लोमेसी। नेक्स्ट, इसके अंदर पहले डिप्लोमेसी प्लेज अ वाइटल रोल इन गेटिंग प्रोडक्ट सोल्ड, इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर्स, इट इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन मेंटेनेंस। अब ये पब्लिक रिलेशन मेंटेनेंस के अंदर यू कैन राइट द सेम पॉइंट्स कि पांडवास ने क्या किया, 12 सालों में रिलेशन ही रिलेशन बनाए, जबकि दुर्योधन के आने के बाद क्या हुआ, धृतराष्ट्र जिनको अच्छा रूलर पहले माना जाता था, पर धृतराष्ट्र से उनके ही कौरव प्रदेश में रहने वाले लोगों का मन विश्वास सब उठ गया। द कंज्यूमर्स स्टार्टेड टॉकिंग बैड अबाउट देयर ओन किंग, एंड देन व्हेन दुर्योधन केम, तो दुर्योधन के कारनामों की वजह से धृतराष्ट्र का नाम जो बिगड़ा वह इस तरह बिगड़ा कि फिर कभी सुधर ही नहीं पाया। यही होता है अगर पब्लिक रिलेशन अच्छे ना हो तो। मैनेजमेंट शुड ऑल्सो हैव गुड पब्लिक रिलेशंस with whom? Employees, suppliers, wholesalers and every other entity from external environment. और इससे क्या होता है? It helps in surviving hard times of the business cycle. Division of work. दुर्योधन की टीम में कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, किसको कैसे लड़ना है, कहां लड़ना है, क्यों लड़ना है, कैसे करेंगे, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। बट अगर पांडव की बात करें तो भीम को काम दे दिया था कि कौरव के जितने हाथी है या फिर हाथी पे चलने वाले सैनिक हैं, जिनके हारने के लिए सामने एक बड़े योद्धे की जरूरत है, तो उस योद्धा की जगह पर कौन खड़ा रहेगा? भीम। तो तुम्हें जाके उन्हें डिफीट करना है। सहदेव ने क्या किया? दुर्योधन के 40 भाइयों को मार दिया, भीम ने बाकी कौरवों को मार दिया। नकुल को भी काम दिया गया था, नकुल भी एक अच्छा सा काम कर रहा था। नकुल क्या कर रहे थे? नकुल असिस्ट कर रहे थे भीम को। उसके बाद में नकुल रात को जाकर क्या करते थे? टेंट में ही एंड सहदेव यूज्ड टू डू द मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ देयर ओन सोल्जर्स। अब ये भी तो अच्छा एक पीआर है ना, रिलेशन। सहदेव वाज वेरी एक्सपर्ट विद स्वॉर्ड्स एंड ही किल्ड शकुनी आल्सो द मास्टरमाइंड।
अर्जुन को कृष्ण ने सिलेक्ट किया हुआ था और कृष्ण को अर्जुन ने सिलेक्ट किया हुआ था। क्यों? कि यही मेरे सारथी बनेंगे। सारथी मतलब जो मेरे साथ रथ पे रहेंगे। और कृष्ण जैसा सारथी पाकर अर्जुन विजयी हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनको डायरेक्शन बहुत अच्छे से मिल रही थी और अर्जुन ने भी डिवीजन कर लिया था कि इन सेनापतियों को मैं मारूंगा या इनसे फाइट्स मैं करूंगा। ये वर्क को अगर डिवाइड कर दिया हो आपने कि भाई तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ये कर लो और ये वो कर लेगा। मैनेजमेंट में भी इसका इंपॉर्टेंस तो है। यू हैव स्टडीड दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पे एक डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ऐसा देना चाहूंगा जो भीष्म पितामह के बारे में है। लास्ट टू एंड विथ, हाउ वाज भीष्म पितामह किल्ड? उन्हें मारना अर्जुन के लिए संभव ही नहीं था। गंगा पुत्र थे भीष्म। ही हैड ऑल दोस दिव्यास्त्र जो अर्जुन के पास थे, उन सबका काट मतलब उनका तोड़ जोड़ सब भीष्म जी के पास था। ऊपर से शक्ति भी अर्जुन से ज्यादा थी। शक्ति किस चीज की थी? द पावर ऑफ पेनेंसेस, मेडिटेशंस एंड ऑल। ये सारी शक्तियां भीष्म में ज्यादा थी। उन्हें कैसे मारेंगे? कृष्ण युद्ध शुरू हुआ और दूसरे या तीसरे दिन रात को जाकर शिखंडी को लेकर आए। ना हुआ शिखंडी। शिखंडी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे हम यूनक बोलते हैं। अब यूनक्स ना ही उनका पूरा कैरेक्टर मेल का है ना ही कैरेक्टर फीमेल का है। मतलब यू कैन से द थर्ड जेंडर कम्युनिटी दैट एग्जिस्ट, उसका उल्लेख उस वक्त में भी किया गया है। एंड यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी हैज आल्सो बीन गिवन ओवर देयर। क्या हुआ? भीष्म के सामने शिखंडी खड़े थे। अब शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपना धनुष साइड में कर लिया, क्योंकि उन्हें समाज ने यह सिखाया था कि ये पुरुष नहीं होते, पर वो तो स्त्री भी नहीं होते। तो भीष्म के साथ क्या हुआ? इन दिस मिस इंटरप्रिटेशंस वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए दैट ही जस्ट केप्ट हिज बो डाउन इन फ्रंट ऑफ शिखंडी एंड कृष्ण सेड कि अब बाण चलाओ अर्जुन। तो शिखंडी का पहला बाण चला। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने बाण चलाए और उस बाणों की वर्षा से उस शैया पर भीष्म पितामह को लेटना पड़ा। सी, व्यक्तियों के हिसाब से काम दिया गया है। हर आप अगर ये कहे कि कृष्ण कितने चालाक है, नहीं, कृष्ण को ये पता है कि रिसोर्स को एलोकेट कैसे किया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट इज महाभारत इज ऑल अबाउट। इन लास्ट पॉइंट के अंदर अंडरलाइन करना अगर चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि शिखंडी स्टूड बिफोर भीष्म टू शील्ड अर्जुन बिकॉज भीष्म टुक एन ओथ नॉट टू रेज वेपन्स अगेंस्ट विमेन. Shikhandi was a eunuch, and by this he was responsible for various rules so that victory of ethics took place. And that next, it is vital to give exemplary work to employees based on their skills and talent. So dear students, I end up my lecture with this. मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ. आप इसे गौर से सुनिएगा. जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं आपको मेनली ये लर्न करना है कि मैनेजमेंट और महाभारत, तो महाभारत के थ्रू मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन से हैं आपको उसे ध्यान से देखना है. फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो पूरा एक साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं. जिस तरह आप पीओएम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो जिस तरह वो एक स्ट्रीमलाइंड होते हैं उसी तरह से ये भी प्रिंसिपल्स स्ट्रीमलाइंड है. अगर मैं इनको डिवाइड करके आपको प्रेजेंट करूंगा तो उसका रेलेवेंस नहीं रहेगा. तो फॉर दैट रीजन आई एम मेकिंग दिस फुल वीडियोस एट अ स्ट्रेच, ताकि आपको एक ही साथ में पूरा कवर करने को मिल जाए. मेरे प्यारे मित्रों, चलिए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं. जय श्री कृष्ण, नमस्ते, धन्यवाद.